ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरें। और चलिए अब एक बड़ी खबर हमें कन्नौज से मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कन्नौज में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई थी, जिसके कारण आधा दर्जन लोगों की जान चली गई। लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए लोग जा रहे थे। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार जाकर घुस गई, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए लोग निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कन्नौज में सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ से लोग रवाना होते हैं बालाजी दर्शन के लिए, लेकिन बीच रास्ते में कन्नौज में एक ट्रक से उनकी कार जा टकराती है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस वक्त नित्य मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नित्य, बताइए क्या ताजा जानकारी आपके पास है और आखिर किस तरह यह हादसा हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि ये देर रात की घटना है और कोहरा भी काफी बताया जा रहा है वहां पर कि रात में काफी कोहरा भी गिर रहा था। सुबह भी कोहरा काफी देखने को मिला है। ये सभी लखनऊ से बालाजी वाया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए दर्शन करने के लिए जा रहे थे और तेज रफ्तार गाड़ी थी इनकी। ये भी बताया जा रहा है कि ट्रक चल रहा था, उसमें जाके पीछे से टकरा गई। तो मौके पर हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी पूरी तरह से ट्रक के अंदर घुस गई। उस गाड़ी के अंदर 6 लोग सवार थे और उसमें 6 की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर जब पुलिस पहुंची है तो 6 की डेड बॉडी निकालकर तिरुवा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखाया गया है। और फिलहाल जो अभी सूचना मिल रही है कि उनके घर जितने भी मृतक थे उसमें सबके घर वालों को सूचना दे दी गई है और सब लखनऊ के रहने वाले बताए गए हैं और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब गंगा सवेरा में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा में 1 हफ्ते पहले हुई 21 लाख की टप्पेबाजी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 150 ग्राम सोना और 2.5 लाख की नकदी बरामद की। पुलिस ने गिरोह के 10 महिला और पुरुष टप्पेबाजों को गिरफ्त में ले लिया। बांदा में मिट्टी के टीला धंसने से 4 बच्चे उसके नीचे दब गए, जिसमें से 1 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वामित्व योजना के तहत हमीरपुर के 75 ग्रामीणों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख का प्रमाण पत्र दिया गया। जिन लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए वो राठ क्षेत्र के स्यावरी, कुर्रा, मलोहा और गलीहया गांव के हैं। झांसी में बेकाबू ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ने एक 65 साल के बुजुर्ग को कुचल दिया। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। जालौन में प्रेमी जोड़े का सड़क किनारे घायल अवस्था में शव मिलने से सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें घायल प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ललितपुर जिलाधिकारी दिनेश कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कोविड का लगवाया टीका। टीकाकरण के बाद दोनों ही अधिकारियों ने कहा किसी तरह की भी डरने की जरूरत नहीं है, टीकाकरण एकदम सेफ है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने खबर रखते हैं बेहद दिलचस्प। और बात जिंदा वोटर मुर्दा सिस्टम की हम करने जा रहे हैं। आप जिंदा हैं, लेकिन सोचिए आपका नाम वोटर लिस्ट से यह कहते हुए काट दिया जाता है कि आप मर चुके हैं, तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन श्रावस्ती में एक नहीं बल्कि 200 लोगों के नाम पर पंचायत चुनाव से पहले यह कहते हुए उनको हटा दिया गया कि वो मर चुके हैं। लेकिन अब एसडीएम ने जांच की तो मृत मतदाता जिंदा निकले। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट से समझिए। पंचायत चुनाव को लेकर पूरे सूबे में सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इन रणनीति के बीच श्रावस्ती में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर हंगामा मच गया, जहां एक गांव के 200 से ज्यादा मतदाताओं का नाम मृत बताकर सूची से काट दिया गया। मामला ये है कि जो ये चुनावी रंजिश मतलब कि जो ये हमारा वोट नहीं है
और बैलेंस नहीं होने के नाते इन्होंने 197 लोगों का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी, जबकि ये निराधार है, बिल्कुल गलत तरीके से। ये हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। अगर सत्यता है तो आप नाम काट दीजिएगा। लेकिन जब एसडीएम ने जांच की तो सभी लोग जिंदा पाए गए। प्रमोद कुमार गुप्ता जी का पैड है, उस पर लिख कर के दिए थे कि ये लोग मृतक हो गए हैं, जो लिस्ट में जिनके नाम है। उसकी टीम गठित करा करके जांच करवाई। आज हम भी उसी सिलसिले में आए हैं जांच करने में। ये पाया जो मृतक दर्शाया गया है सबका नाम लिस्ट में है, ऐसा कुछ नहीं। वो फर्जी शिकायतें की गई कि मरे हुए हैं। एसडीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मृत बताकर एक साथ इतने मतदाताओं के नाम काटने की यह गलती आखिर हुई कैसे। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की खबर इन दिनों लगातार आ रही है। वहीं कई बार मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की वजह से भी मतदाता को वोट डालने से रोक दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप दूसरे 16 तरह के पहचान पत्रों में से किसी से भी मतदान कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र शामिल हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण नीति का फॉर्मूला भी फाइल कर दिया है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित किए गए हैं, जबकि महिलाओं के 12, ओबीसी और एससी के 16 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो 826 पदों में से 314 अनारक्षित रखे गए हैं, जबकि 113 पद महिलाओं के लिए, 223 ओबीसी और 171 एससी और 5 पद एसटी कैटेगरी के रिजर्व रहेंगे। जबकि ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित होंगे। 9,739 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 15,712 ओबीसी, 12,045 एससी और 330 एसटी के लिए रिजर्व होंगे। वहीं ग्राम पंचायत प्रधानों के लिए 58,194 में 19,659 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा ने तो पंचायत चुनाव के लिए एक पूरा वॉर रूम तैयार किया है। जानकार इसे 2022 से पहले का सेमीफाइनल बता रहे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं और आप देखिए किस तरीके से महाकुंभ से पहले अब कर्मचारियों को टीका लगाने की तैयारी है। कुंभ ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए टीके की मांग की गई है। अधिकारियों ने शुरू की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। तो कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसलिए एहतियातन कुंभ में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की मांग की गई है और अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। यानी महाकुंभ से पहले सभी कर्मचारियों को टीका लगेगा, जिसकी मांग कुंभ ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने की है। और सीधा रुख कर लेंगे हम पंकज राणा का, जो कि हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि कोरोना का खतरा कम से कम रहे महाकुंभ में, और क्या कुछ तैयारी हो रही है इसको देखते हुए? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ को लेकर सरकार ने एसओपी जारी कर दी है और एसओपी में जिस तरह से कड़े नियम रखे गए हैं उसी के मद्देनजर अब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनकी कुंभ में ड्यूटी लगाई जाएगी उनको टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं तमाम उनको टीकाकरण लगा दिया गया है, लेकिन अब सोमवार से लगातार जो कुंभ में ड्यूटी देंगे तमाम कर्मचारी हो या अधिकारी हो उनको टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज भी जो ऋषिकुल है देहरादून में महाविद्यालय है और वहीं पे एक सेंटर बनाया गया है, उसी में तमाम कर्मचारियों को टीकाकरण की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी ड्यूटी कुंभ में लगाई जाएगी उन सभी वर्कर्सों को टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसमें खास बात यह है क्योंकि पहली दौर में जो अधिकारी हैं उनको टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। कल जो उप मेला अधिकारी हैं उन्होंने टीकाकरण कराया था और संभवतः माना जा रहा है कि 1-2 दिन में मेला अधिकारी समेत तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी टीकाकरण कराएंगे। खास बात यह है क्योंकि जिला प्रशासन ने शासन से 70,000 लोगों के लिए अलग से वैक्सीन की मांग की है ताकि जो वॉलंटियर्स होंगे, इसके अलावा तमाम जो वर्कर्स होंगे, इसके अलावा जो समाज सेवी संस्था होंगी जो कुंभ मेले में काम करेंगी उनके लिए भी ये टीकाकरण की प्रक्रिया की जाएगी। संभवतः ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक जो 70,000 वैक्सीन है वो जिला प्रशासन को मिल जाएगी। बढ़ते जा रहे हैं और सबसे अहम यह है कि कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को ताकि कोरोना का खतरा कम से कम रहे। शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए अब आपको सुपरफास्ट अंदाज में बताते हैं पश्चिमी यूपी से जुड़ी हर खबर। चलिए देखते हैं। आगरा में ताजमहल के पास समाजवादी पार्टी नेता राकेश अग्रवाल के होटल पर पुलिस का छापा। पुलिस को मिल रही थी सेक्स रैकेट चलाने की सूचना। होटल से 2 विदेशी युवतियां और 2 युवक पकड़े गए। बागपत पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, किसानों को बर्बाद करने के लिए काला कानून लाई सरकार। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आवाजाही को लेकर राकेश टिकैत का बयान। कहा, घर पर काम को लेकर किसानों का लगा हुआ है आना जाना। मुरादाबाद में महापंचायत करने पहुंचे नरेश टिकैत ने कहा कि हमारे इरादे कमजोर नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है और हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उनकी शोभा है, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है। मथुरा में कृषि कानूनों के विरोध में जयंत चौधरी ने की महापंचायत। जयंत बोले, किसान आंदोलन को राजनीतिक धार देनी होगी क्योंकि ये देश राजनीतिक फैसलों से ही चलता है। मेरठ में 2 साल से गायब महिला गुजरात से बरामद हुई है। महिला के अपहरण के बाद हत्या के आरोप में 2 रिश्तेदार जेल में हैं। कासगंज में सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोती की मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब की भट्टी पर कार्रवाई करने कासगंज गई पुलिस पर शराब माफिया ने किया था हमला। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के ककरऊ कोठी पर बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके में 32 साल के किसान खुशनसीब की गला रेतकर हत्या। फसल की सिंचाई के लिए खेत में गया हुआ था किसान। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव आगमपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें मिली, जहां मामूली कहासुनी में विवाद के बाद मारपीट, पथराव और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और अब बात ऐसी खबर की, एबीपी गंगा की खबर का यहां पर असर हुआ है। किस तरीके से असर हुआ है ये हम आपको बताते हैं। आगरा में 127 करोड़ की लागत से बनी बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर योजना की खबर को हमने मुद्दे की बात में दिखाया था। अब सीएमओ ने इस खबर को देखने के बाद इस पूरी योजना का संज्ञान लिया है। ये योजना उन गरीबों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिन्होंने अपने घर के लिए बड़े बड़े सपने देख रखे थे, लेकिन गरीबों के लुटेरे अब नहीं बचेंगे। 127 करोड़ की जो योजना पिछले 13 साल से धूल खाती रही, उस योजना का अब उद्धार होने वाला है। साथ भला होने वाला है उन गरीबों का जिन्हें आवास योजना के नाम पर जर्जर इमारत में बसा दिया गया। आगरा के नारायण और शास्त्रीपुरम में 127 करोड़ की लागत से बनी बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर योजना की खबर एबीपी गंगा ने मंगलवार को मुद्दे की बात में दिखाई थी। इस खबर को देखने के बाद सीएमओ ने इस पूरी योजना का संज्ञान लिया है। दरअसल 2008 में 127 करोड़ रुपए की लागत से 1360 मकान बनाए गए थे। तब सूबे की मुख्यमंत्री मायावती थी। उन्होंने योजना तो शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं देखा कि जो मकान बन रहे हैं उनमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। 2012 में अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन गरीबों की सुध उन्होंने भी नहीं ली। पिछली सरकारों की उदासीनता इस बात से भी समझी जा सकती है कि बिल्डिंग का उद्घाटन तक नहीं किया गया है और एक ऐसी इमारत में लोगों को घर आवंटित कर दिए गए जिसमें न पानी की सुविधा है, न शौचालय की और न बिजली की। इस इमारत में रहने वाले लोगों की तकलीफ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस इमारत में जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट चौक है, सीवर लाइन बिछाई नहीं गई, बिजली का कनेक्शन तक नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को ये घर आवंटित कर दिए गए हैं और उनके नाम फाइलों पर चढ़ा दिए गए। सवाल इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुए मटेरियल का भी है, जिसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि जहां हाथ रख दो वहीं से सीमेंट झड़ने लगता है। आवास के नाम पर यह धोखा उन गरीबों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिन्होंने अपने घर के लिए बड़े बड़े सपने देख रखे थे, क्योंकि यहाँ दीवारों और एक छत के सिवाय कुछ भी नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं कि साल 2022 तक हर एक व्यक्ति के सर पर एक छत हो, लेकिन आगरा में किस तरह से आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उनके सपने को पलीता लगा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं नराई क्षेत्र में और यहाँ BSUP योजना के तहत तमाम मकान बनाए गए हैं। 3640 मकान बनाए गए हैं, लेकिन औपचारिक उद्घाटन से पहले ही ये मकान किस तरह से जर्जर हो चुके हैं, किस तरह से लगातार इनकी गुणवत्ता हीन होने की वजह से ये लगातार इनके बीम में, स्लैब में और कहा जाए इनकी जितना भी जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गजब की बात यह है कि जिन बिल्डिंगों में भ्रष्टाचार का सीमेंट लगाया है उसकी जांच के नाम पर भी जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण ने अपनी गलती छुपाने के लिए मकानों में आई दरार की जांच करने के लिए IIT रुड़की से स्ट्रक्चरल जांच कराने के लिए 67,50,000 रुपए भी जारी कर दिए हैं। आगरा के नराई क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए 127 करोड़ की भारी भरकम लागत से 3640 मकान बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक इनका गृह प्रवेश नहीं हुआ है, कोई भी इनका कहा जाए औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले ही ये तमाम जो घर हैं वो अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये लगातार खंडर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का बड़ा कॉकटेल ADA के अधिकारियों ने यहाँ किया होगा। देखिए, अभी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया इस बिल्डिंग का, और आपको जो तमाम जो छज्जे नजर आ रहे हैं, जो विंडो के ऊपर जो एक तरह से शेड होता है उसकी लोहे की रॉड्स निकलने लगी है। इस पूरे मामले में ADA की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि डूडा की 127 करोड़ रुपए की योजना में आवास बनाने की जिम्मेदारी आगरा विकास प्राधिकरण को सौंपी थी। लेकिन ADA के इंजीनियरों ने नारायच और शास्त्रीपुरम में ऐसे आवास बनाए जो आवंटन और गृह प्रवेश से पहले ही खंडहर हो गए हैं। लेकिन अब सबकी जांच होगी। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और आइए अब देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्णप्रयाग में सेरा तेवाखर्क गांव में सड़क के मार्ग को लेकर ग्रामीण कई बार कर चुके हैं प्रदर्शन, मगर हालात जस के तस हैं। सड़क न होने से ग्रामीणों को दिक्कत होती है, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। अल्मोड़ा जिले में इस बार कम हुई बारिश, जिसका असर खेती पर पड़ सकता है। हालांकि पिछले दिनों जिले में के ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन कम बारिश के कारण खेतों में नमी की कमी है। इसका सीधा असर रबी की फसलों पर पड़ रहा है। उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी ने जोशीमठ आपदा पर कहा कि प्रदेश ऐसी आपदा पहले भी कई बार झेल चुका है। उन्होंने कहा राज्य के लोग इससे जल्द ही उबर जाएंगे। जोशीमठ के आपदा को लेकर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल आगे आए हैं। उन्होंने पीड़ित लोगों की सहायता के लिए फंड इकट्ठा करने का फैसला किया है। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी ही देहरादून शहर को बदरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर आपको ऐसे बैनर पोस्टर मिल जाएंगे जो कि शहर की खूबसूरती को बदरंग करने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सुपरफास्ट के बाद यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। इसी के साथ गंगा सवेरा में भी इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 8 की बात देखिएगा मेरे साथ अब से कुछ देर बाद।